आज हम लोगों का विषय है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन करेंगे, जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि शब्द से ही हमें पता लग रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए ऐसे सारे कानूनों को पुनरावलोकन का अधिकार है जो कि संविधान सम्मत ना हो, है ना। इसी प्रकार से कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जो कि हमारे कानूनों को लागू करने वाली संस्था है, तो अगर कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को बनाती है जो कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्वोच्च न्यायालय जो है उस कानून को, उस विधि को अवैध घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी और फिर वो कानून लागू नहीं हो सकेगा। तो आप देखिए, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, ये हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया है। लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो हमारे यहाँ देश में जो हमारा संविधान है, तो संविधान ने एक तरफ जहाँ संसदीय सर्वोच्चता का रास्ता अपनाया है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों का हमारे यहाँ मिश्रण है। न्यायिक सर्वोच्चता का और संवैधानिक सर्वोच्चता, इन दोनों का बीच का रास्ता हमने अपनाया है। आप देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन का सामान्य अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय स्पेशली केंद्र के संबंध में और उच्च न्यायालय प्रांतीय सरकारों द्वारा अगर कोई ऐसे कानून बना लिए जाते हैं जो संविधान की मूल भावना के, संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसे सारे कानूनों को वो अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कि हमें इनका अवलोकन करना है, दोबारा उन्हें अवैध घोषित कर सकते हैं। नंबर एक तो इसका ये मीनिंग हुआ। दूसरा यह है कि अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका अपने ही पूर्व में दिए गए जो निर्णय हैं, उन निर्णयों का भी पुनरावलोकन कर सकती है। तो एक तो यह है कि विधायिका द्वारा, विधायिका का काम है कानून निर्माण, तो अगर विधायिका संविधान के विरुद्ध जाकर के कोई कानून बनाती है तो उसे जीरो घोषित कर देगी, और दूसरा कार्यपालिका अगर संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कानूनों को लागू कर रही है तो ऐसी कंडीशन में वो भी अवैध हो जाएगा। और तीसरी स्टेज में यह है कि न्यायपालिका ने पूर्व में कोई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनसे ऐसा सर्वोच्च न्यायालय को आभास होता है कि कहीं न कहीं जन कल्याण, लोक कल्याण प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो पुनर्रिवीजन कर सकती है और उनका पुनरावलोकन कर सकती है। तो आप देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत इसका अर्थ हम लोगों ने समझा। अनुच्छेद 12 इस बात की हमें गारंटी देता है कि राज्य ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या अपहरण होता हो, छीने जाते हो। इस तरह का कोई कानून जो है राज्य नहीं बनाएगा। एक बार अनुच्छेद 13 में कहा गया कि मूल अधिकारों को सीमित करने का, उन्हें न्यून करने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के संसद और कार्यपालिका के पास नहीं है। आप अनुच्छेद 13(2) में इसी बात को आगे बढ़ाया गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। वो बात अलग है, आप कहेंगे कि सर फिर ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको क्यों संशोधित कर दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके और बाकायदे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता की मान्यता को भी स्वीकार किया गया है। संसदीय सर्वोच्चता में चूंकि संसद हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का
वो प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी कंडीशन में संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है। अगर जनता की डिमांड होगी, नीड होगी, जन कल्याण की कोई भावना आहत होती है, तो ऐसी कंडीशन में संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो जन कल्याण के रास्ते में बाधा पैदा कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि सरकार जो है 4 लेन और 6 लेन रोड्स बनाना चाहती है, सरकार रेलवे ट्रैक डालना चाहती है, लेकिन वहाँ लोगों की जो जमीन है, लैंड है, जो कि उनकी संपत्ति है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा देखा गया 1978 से पूर्व कि लोग मौलिक अधिकार के नाम पर जो है बाकायदे कोर्ट की शरण में चले जाते थे और कहते थे कि हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। तो इन दैट केस आप देखें कि यहाँ पर फिर सरकार ने ये निर्णय किया कि आखिर और हमें इसे संशोधित करना होगा। इसलिए संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह है कि आप कोर्ट की शरण में जा करके उस जमीन का मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन सरकार को वो लैंड देने से मना नहीं कर सकते। आगे हम आप देखें कि अनुच्छेद 131 और 32 जो है वो ये इस बात को उल्लेखित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्यों द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उनको पुनरीक्षण का अधिकार है, यानी वो उनका पुनरीक्षण कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है ना। तो आप देखें सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 और 132 के अंतर्गत ये देखेगा कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, दास सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर विशेषाधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिया गया है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर विवाद की स्थिति खड़ी होती है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब पता ये लगा कि संघ सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में संघ सरकार कहाँ जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कहीं संविधान की मूल भावना आहत होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो शरण स्थली है नागरिकों के लिए, और इवन जो तमाम निकाय हैं केंद्र के या प्रादेशिक सरकारों के, आफ्टर ऑल न्याय की खोज में वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो आप देखें अनुच्छेद 131 और 132 इस बात का राइट देती है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, कि वो पुनरीक्षण उच्च न्यायालयों को भी देती है। अगर प्रांतीय सरकार उल्लंघन कर रही है राष्ट्र सूची के या संघ सूची या समवर्ती सूची के विषय में, वो अपने अधिकारों का हनन कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 131, 132 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 246 में कानून निर्माण की सीमाओं का उल्लेख है कि संघ सरकार की कानून निर्माण की क्या सीमा है। मैंने आपको बताया संघ सूची में 57 विषय हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार किसे है भाई? इसी तरह राष्ट्र सूची में जो मूल संविधान में 66 विषय थे तो वो क्षेत्रीय महत्व के, उन पर कानून बनाने का अधिकार बाकायदे राज्य सरकारों को। वो बात अलग है कि आपातकाल की स्थिति में वो सारे जो विषय है वो केंद्र सरकार के अधीन पहुंच जाए, तो वहां पर फिर सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं की। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संविधान में साफ साफ कहा गया है कि आफ्टर ऑल जो है केंद्र सरकार अगर और राज्य सरकार में दोनों को अधिकार प्रदान किया गया समवर्ती सूची पर, लेकिन अगर कहीं विवाद की स्थिति खड़ी होती है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो आप देख लें कि यहाँ पर अनुच्छेद
आपका जो 246 है वो भी इसकी आपको गारंटी देता है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि जो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे हमने न्यायिक पुनरावलोकन के कंसेप्ट को लिया है, लेकिन वहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको वहां की कांग्रेस, जो कि वहां की संसद है यूएसए की, उसका तीसरा अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, थर्ड ऑर्गन ऑफ कांग्रेस, कि वो तीसरा ऑर्गन है कांग्रेस का। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी इशू और मैटर आता है तो बाकायदे न्यायाधीशों को वो अधिकार दिया गया है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, परंपराओं और कानून का हवाला देते हुए भी वो कोई भी नई विधि को लॉन्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केवल सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि संविधान की मूल भावना के विरोध में जाकर के ना तो संघ सरकार और ना ही राज्य सरकारें कोई कानून बनाएंगी। अगर बनाएंगी तो जाहिर है उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय या यथास्थान उच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। तो आप देखें कि यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति जो न्यायिक पुनरावलोकन की दी गई है ये उचित है या अनुचित है? चूंकि संविधान के संरक्षण का जो दायित्व है वो न्यायपालिका को दिया गया है। अगर यहाँ आप देखें कि हमने एक तरह से शक्तियों के संलयन को भी अपनाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार में किस तरह से शक्तियों को मिलकर के काम करना है, वहीं एक एरिया में हमने शक्तियों के पृथक्करण को भी अपनाया है। विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों मिलकर के काम करते हैं और वहीं जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से और इवन विधायिका से पृथक रखा है, अलग रखा गया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी विधायिका है, जो हमारी संसद है, वो कहीं ऐसे कानून को ना बना दे कि जो संविधान विदों ने जिस चीज की व्याख्या की थी उनका उल्लंघन हो जाए। अगर हम यहाँ पर दृष्टिपात डालें कि आखिरकार अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को इतनी शक्तियाँ क्यों दे दी गई, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, उसमें ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यायाधीशों के विवेक को अधिकार दे दिया गया कि वो देखें जन कल्याण के लिए अगर किसी विधि को आना है तो उस विधि को लॉन्च किया जाए। ठीक है, आगे हम आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की सीमाएं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की सीमाओं में एक तो ये हम लोग याद रखें कि हमने न्याय की देवी को देखा है, आंखों पर पट्टी बनी हुई है। तो जो न्यायपालिका तभी किसी केस की सुनवाई करेगा जब हम वहाँ अपील करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी मैटर को संज्ञान में नहीं लेगा जिसकी अपील वहाँ ना की जाए, है ना। तो नंबर एक तो यही सीमा हो गई कि बाकायदे जो है उन्हीं केस को डील किया जाएगा जिनको जो है सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाएगा। दूसरा आप देखें, जैसा कि मैंने यहाँ आपको स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता का रास्ता अपनाया गया है। संविधान में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी की स्थिति, पोजीशन, सभी के विशेषाधिकार, इनका बहुत डिटेल में व्याख्या की गई है। इसलिए न्यायपालिका इसके संविधान के भीतर जाकर के कोई व्याख्या नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आप देखें कि भारतीय संविधान में जो संसद द्वारा 24वां, 25वां और 26वां संशोधन किया गया, इन संशोधनों के द्वारा बाकायदे संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। और भी कई मामले आए, जैसे कि जो राजकुमार थे उनको प्रिवी पर्स देने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया था कि बाकायदे जो राजकुमार हैं
जो राजे महाराजे पहले रहे थे, तो उनके संतानों को राजकोष से बाकायदे प्रिवी पर्स दिया जाएगा, यानी स्कॉलर एक तरह का दिया जाएगा, जो कि लाखों में होगा। तो इंदिरा जी ने कहा भाई अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें प्रिवी पर्स नहीं देंगे। वो मेहनत करें, तैयारी करें, आईएएस बने, कुछ भी करें और इस तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाएं, हम सरकारी खजाने से उन्हें प्रिवी पर्स नहीं देंगे। इसी तरह जमींदारों की लैंड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, संसद ने उसको भी कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उस पर भी सारे बैंकों के जो मालिक थे वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। इंदिरा जी ने कहा भाई राष्ट्र हित में और जन कल्याण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें जन कल्याण के लिए कोई स्कॉलर बांटना है, विधवाओं को पेंशन बांटना है, तो ये जो बैंक हैं उसको मना कर देते हैं। तो इन दैट केस जो है उन्होंने बाकायदे संसद द्वारा कानून बनाया, है ना, विधेयक लाया गया और बाकायदे विधेयक को फिर अधिनियम में तब्दील किया गया। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ हमारी न्यायपालिका की भी अपनी सीमाएं हैं। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि जो हमारी न्यायपालिका है उसे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह उस तरह की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। कानून निर्माण के क्षेत्र में हमारी संसद सर्वोच्च है और संविधान के संरक्षण को लेकर के उसके रक्षा के दायित्व के तहत न्यायपालिका को भी ये विशेष शक्तियां प्रदान की गई।